गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने फिर से आए हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। पहले वाली अपनी जो 2 क्लासेस थी वो कोशिका यानी हमारे सेल वाले चैप्टर की थी, और आज अपने फिर से आए हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ में जो है हमारा उत्तक यानी टिश्यू का। प्रीवियस क्लासेस के अंदर सेल को डिस्कस करने के बाद में आज अपने बात करेंगे टिश्यू के बारे में। लेकिन पहले आप ये बताओ कि मेरी आवाज सबको प्रॉपर आ रही है? आज तो मैं काफी तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं भी आपको आवाज मेरी आज तो आ रही होगी। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उत्तक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में। प्रीवियस सेशन के अंदर अपनों ने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या है, कैसे काम करती है। आज अपने बात करेंगे टिश्यू के बारे में। देखो, सेल यानी कोशिका क्या थी? जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई थी। यही बताया था मैंने कि सेल क्या होती है? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। कि अगर आप इन कोशिकाओं का सेल का क्या बना दो, ग्रुप बना दो, तो एक बड़ी इकाई बनेगी जिसको क्या बोला जाएगा? उत्तक यानी टिश्यू बोला जाएगा। और अगर अपने इन उत्तक का भी क्या कर दे? ग्रुप बना दे, यानी टिश्यू का भी क्या बना दे? ग्रुप बना दे, तो क्या होगा? बनेंगे फिर एक नया ग्रुप जिसको बोला जाता है अंग यानी ऑर्गन। और जब आप ऑर्गन यानी अंग का भी क्या कर देते हो? ग्रुप बना देते हो, तो बन जाता है हमारे पास अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। तो देखो, सबसे छोटी इकाई इसमें क्या आई थी? कोशिका आई थी। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से बड़ी इकाई उत्तक, उत्तक से बड़ा अंग, और अंग से बड़ा अंग तंत्र। और इस प्रकार से क्या है? जीव का शरीर के निर्माण का जीव के शरीर का निर्माण होता है। देखो, आज अपनों ने पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यानी उत्तक का क्या करना है? विभाजन करना है। तो अगर प्लांट में यानी पादपों के अंदर है तो क्या बोलोगे? प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। और अगर जंतु के अंदर है तो क्या बोलोगे उसे? एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। देखो, मैं आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिख के दे रही हूँ, तो आपको लैंग्वेज का इशू भी नहीं आना चाहिए कि मैडम इंग्लिश में बता रही हैं, हिंदी में बताओ, हिंदी में बता रही हैं, इंग्लिश में बताओ। दोनों जो मीडियम है यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अपने पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से यानी पादपों के उत्तकों से। तो देखो, ये एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर बना के दे रही हूँ। ऐसा चार्ट आपने अपनी नोटबुक या जो भी आप शीट यूज करते हो उसके अंदर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अब ये देख लो कितना इशू हो जाता है ना चलते चलते। प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के बारे में बात करते हैं। प्लांट टिश्यू की मेन यानी हमारे पादप उत्तक की मेन जो है वो क्या होती है? 2 कैटेगरी बनती है। कितनी कैटेगरी? 2। एक होता है विभ्यजोतक उत्तक। पहली कैटेगरी कौन सी है? विभ्यजोतक, जिसको बोला जाता है मेरिस्टमेट टिश्यू, मेरिस्टमेट टिश्यू। दूसरी कैटेगरी बनती है स्थायी उत्तक। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में आ गई स्थायी उत्तक की यानी परमानेंट टिश्यू की। ओके, अब बात करते हैं कि ये परमानेंट यानी स्थायी और विभ्यजोतक उत्तक क्या है। तो देखो, पादप शरीर के अंदर 2 प्रकार के उत्तक हैं। एक वो उत्तक जो जीवन भर क्या करते हैं? कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन। तो वो वाला उत्तक या वो कोशिकाओं का समूह जो जीवन भर विभाजन कर सकता है उसे क्या बोला जाता है? विभ्यजोतक उत्तक। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? वह उत्तक जो जीवन भर विभाजन यानी कोशिका विभाजन कर सकता है या फिर करता है, उसे क्या बोला जाता है? हमारा विभ्यजोतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेट टिश्यू। द टाइप ऑफ टिश्यू विच कैन डिवाइड फॉर लॉन्ग लाइफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
स्थायी उत्तक यानी परमानेंट उत्तक क्या है? वह उत्तक जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशिष्ट हो चुका है, उसे क्या बोला जाता है? स्थायी उत्तक बोला जाता है। तो देखो परिभाषा हुई, वह उत्तक जो जीवन भर विभाजन करता है, विभ्यजोतक उत्तक। वो उत्तक जो विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे? स्थायी उत्तक। अब ये विभ्यजोतक उत्तक कहाँ पाया जाता है? इसके बेस पे ये कितने टाइप का है? 3 टाइप का। तो विभ्यजोतक उत्तक आगे कितने भागों में बंट जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक होता है शीर्षस्थ विभ्यजोतक, शीर्षस्थ विभ्यजोतक, जिसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेट टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेट टिश्यू। ठीक है। दूसरे को बोला जाता है पार्श्व विभ्यजोतक, पार्श्व विभ्यजोतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेट, लेटरल मेरिस्टेमेट। तीसरी कैटेगरी किसकी बनती है? तीसरी बनती है अंतःकलिका या अंतःशाखा विभ्यजोतक, अंतःशाखा विभ्यजोतक, जिसको बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट। अब देखो, शीर्षस्थ मतलब जो कहाँ होगा? टॉप पार्ट पर, शीर्ष के ऊपर होगा, सबसे ऊपर यही होगा। फिर पार्श्व मतलब साइड के अंदर, लेटरल जो साइड वाली पोजीशन है, एक तो देखो सिर हो गया, शीर्षस्थ से सिर हो गया, एक हो गया साइड। तो शीर्षस्थ कहाँ होगा? बिल्कुल टॉप पार्ट पे। पार्श्व कहाँ होगा? साइडों के अंदर, यानी पादप में साइड के अंदर कौन सा टिश्यू होगा? लेटरल। और 2 शाखाओं के बीच में क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट यानी अंतःकलिका विभ्यजोतक। अब अपने स्थायी उत्तक के भी भाग लिख देते हैं। देखो स्थायी उत्तक ये भी कितने भागों में बंटा होता है? 2 भागों में। एक होता है सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी का मतलब है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू। दूसरा कौन सा है? जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल का मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है। जब उत्तक बना लेकिन सारी की सारी कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उसे क्या बोलोगे? सरल स्थायी उत्तक। और जब कोशिकाएं एक से ज्यादा प्रकार की होंगी तो क्या बोलोगे? उसे जटिल स्थायी उत्तक। तो ये विभाजन था किसका? प्लांट टिश्यू का, यानी पादप उत्तक का। अब सरल स्थायी के भी क्या बनते हैं? आगे भाग बनते हैं। अपने बात करें सिंपल परमानेंट की, सिंपल परमानेंट यानी सरल स्थायी, ये कितने भागों में बांटा होता है? 3 भागों में। पहला होता है पैरेन्काइमा, ये 2 कलर में लिखा जा रहा है, देखो पैरेन्काइमा। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। दूसरा टिश्यू हो गया कोलेनकाइमा। तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा उत्तक आया हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमा। ये जो है वो पादप के अंदर अलग अलग भागों पर पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं? काम करते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? जीवित उत्तक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? मृत उत्तक है। फिर कोलेनकाइमा क्या है? ये भी क्या होता है? जीवित प्रकार का उत्तक होता है। तीनों में डिफरेंस है,
तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। एक बार डिफरेंस कर लोगे तो आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। पैरेनकाइमा एक तरफ लिखा पैरेनकाइमा, एक तरफ बना लेते हैं चार्ट किसका, कोलेनकाइमा का, और एक तरफ चार्ट आ गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा का। देखो पैरेनकाइमा की क्या खासियत है, ये क्या है, जीवित उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, जीवित उत्तक। दूसरा, इसकी कोशिका भित्ति यानी इसकी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। कोशिका भित्ति कैसी है इसकी, पतली है। तीसरा पॉइंट क्या होता है पैरेनकाइमा के बारे में, कि ये जो उत्तक है ये क्या होता है, कोमल भागों पर, पादप के कोमल भागों में पाया जाता है, कोमल भागों में पाया जाता है। कोमल भाग कौन से होंगे पादप के, जैसे कि कोमल भाग जैसे कि पत्ती, नया बनता हुआ तना, यानी नए तने के अंदर भी क्या होता है, यही उत्तक होता है। फिर नए बनते हुए फूल, यानी फूलों के अंदर भी और नए बनते हुए फलों के अंदर भी कौन सा उत्तक होता है, हमारा पैरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। अगला उत्तक कौन सा है हमारा, कोलेनकाइमा। ये क्या है, ये भी कैसा होता है, जीवित उत्तक है। ये भी किस प्रकार का उत्तक है, जीवित है। लेकिन इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, अब इसकी कोशिका भित्ति में आ गया फर्क, कि इसकी कोशिका भित्ति कैसी है, अनियमित रूप से मोटी, अनियमित रूप से मोटी होती है। कैसी होती है, अनियमित का मतलब सिर्फ किनारों पर से मोटी लेकिन बीच में से पतली। किनारे तो मोटे होंगे लेकिन बीच में से कोशिका कैसी होगी, पतली होगी। इस प्रकार की, जैसे ये कोशिका बनाई और ये कोशिका भित्ति बना रहे हैं, तो ये साइडों में से हो गई पतली, सॉरी किनारों पर से हो गई मोटी और बीच में से हो गई पतली। ये देखो मोटाई किनारों पर से होती है सिर्फ। ये कैसा है, कोलेनकाइमा उत्तक है। और क्या होता है कि कोशिका के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। और इससे दो कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को बोला जाता है अंतराकोशी अवकाश। अंतराकोशीय अवकाश कह लो या अंतराकोशिक अवकाश कह लो, एक ही मतलब है कि दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला अवकाश। पैरेनकाइमा के अंदर ये जो अवकाश है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, पैरेनकाइमा के अंदर। और नहीं होता बिल्कुल ही ना के बराबर वो किसमें होगा, स्क्लेरेनकाइमा में। तो पहला क्या लिखोगे, ये क्या है, मृत उत्तक है, मतलब डेड टिश्यू है। दूसरा, कोशिका भित्ति नियमित रूप से कैसी होती है, मोटी होती है। बिल्कुल हर जगह से, साइडों में से भी मोटी और किनारों पर से भी मोटी। कोशिका भित्ति कैसी होगी इसकी, मोटी होगी। और अंतराकोशिक अवकाश क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम। मतलब आप बोल सकते हो कि अंतराकोशिक अवकाश नहीं है, अंतराकोशीय अवकाश इसमें नहीं पाया जाता। तो ये हमें याद रखना है किसके लिए, पैरेनकाइमा के लिए, कोलेनकाइमा के लिए और स्क्लेरेनकाइमा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ने क्या बोला कि निम्न में से कौन से उत्तक के अंदर सर्वाधिक अंतराकोशीय अवकाश पाया जाता है। तो सर्वाधिक अंतराकोशीय अवकाश वाला उत्तक कौन सा है, पैरेनकाइमा। अभी मैंने लिखवाया था चार्ट के अंदर, सबसे ज्यादा पैरेनकाइमा में है ही नहीं, स्क्लेरेनकाइमा। बीच वाला सा काम करता है कोलेनकाइमा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन सा उत्तक जाइलम का भाग नहीं है। इसके लिए अपने बात करते हैं पहले किसकी, जाइलम की। अभी मैंने आपको बताया था जटिल उत्तक, सरल उत्तक के तो मैंने आपको 3 भाग लिखवा दिए। अब बात करते हैं जटिल उत्तक की। जटिल उत्तक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहला क्या हुआ, जाइलम, दूसरा हुआ फ्लोएम।
अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये भी क्या होते हैं, आगे बहुत सारे प्रकार की कोशिकाओं का समूह रखते हैं। कौन कौन सी कोशिकाओं का समूह रखते हैं ये देखो, इनके अंदर भी क्या होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। लिख लेते हैं जाइलम के बारे में पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसका है, जाइलम का है। फ्लोएम का क्वेश्चन अपने आगे आएगा। तो जाइलम के बारे में लिखें कि कौन कौन से 4 भाग हैं। तो पहला होता है जाइलम पैरेनकाइमा। पहला क्या लिखा अपनों ने, जाइलम पैरेनकाइमा। दूसरा जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा क्या है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। इसी जाइलम स्क्लेरेनकाइमा को लिखा जाता है जाइलम तंतु यानी फाइबर्स, इसी का दूसरा नाम है। तीसरा इसमें होता है, तीसरा होता है वेसल्स यानी वाहिकाएं, वेसल्स यानी वाहिकाएं। और क्या होता है, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में पढ़ो कि अपने को वो बताना है जो जाइलम का भाग नहीं है। तो चार्ली नलिकाएं इसमें आ रही है, नहीं आ रही, मतलब ये क्या होगा हमारा सही उत्तर। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा हाँ है भाग, ट्रैकिड्स वो भी है, वाहिकाएं मतलब वेसल्स वो भी है। इसको क्या करना, डे करना, ट्रैकिड्स है ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ने क्या बोला, निम्न में से कौन सा कथन विव्यजोतक उत्तक के लिए सही है। दिए गए कथनों में से आप ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, किसके लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। पहला, इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अविभाज्य होती हैं। अविभाज्य का मतलब होता है विभाजन नहीं कर सकती, विभाजन नहीं करती हैं। तो मेरिस्टेमेट में क्या ऐसा होता है, नहीं। मेरिस्टेमेट टिश्यू के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं विभाजन जीवन भर करती रहती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला, यह मृत कोशिकाओं से मिलके बनता है। मृत यानी डेड सेल्स, अगर हमारा उत्तक ही डेड सेल से मिलके बना है तो मृत कोशिकाएं तो कभी भी विभाजन प्रदर्शित नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, यह इस प्रकार की कोशिकाओं का बना है जो विभाज्य प्रकृति की होती हैं। विभाज्य मतलब जो कोशिका विभाजन प्रदर्शित करती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विव्यजोतक उत्तक वह उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवन भर क्या कर सकती हैं, विभाजन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ मतलब स्टेम की लंबाई की बात हो रही है। स्टेम की लंबाई, लंबाई मतलब हाइट बढ़ना, लंबा हो रहा है पादप, चौड़ा नहीं हो रहा, चौड़ाई का नहीं पूछा। तो आपको अभी मैंने बताया था एपिकल मेरिस्टेमेट, लेटरल मेरिस्टेमेट और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट। इनमें से पादप की लंबाई को कौन बढ़ाएगा, पादप की लंबाई को बढ़ाने वाला कौन होगा, जो सबसे सिर के ऊपर है, जो टॉप पार्ट पे होता है, जो एपिकल मेरिस्टेमेट है, वही क्या है, पादप की लंबाई के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। देखो यहाँ पे एक प्लांट बनाती हूँ मैं, ये देखो प्लांट ऐसा होता नहीं है, खैर ओ ये तो बिल्कुल ही अलग बन गया, थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ऐसे ये प्लांट बनाया, इस प्लांट में यहाँ पे शाखाएं भी जा रही हैं, ऐसे शाखाएं भी बना दो चलो, और ये नीचे इसकी क्या बन गई, जड़ें बन गई। ऐसा होता नहीं है, बट इमेजिन कर लो कि ऐसा है। सबसे ऊपर एपिकल, जो कहाँ होगा, टॉप पार्ट पे। साइड के अंदर ये वाला जो साइड पोर्शन है, इसमें क्या होगा, लेटरल यानी पार्श्व। और दो कलिकाओं के बीच में या दो शाखाओं के बीच में क्या होगा, इंटरकैलरी। तो अगर आपने चौड़ाई बढ़ानी है, गिर्थ बढ़ानी है, चौड़ाई बढ़ानी है तो लेटरल काम आएगा, लंबाई बढ़ानी है तो एपिकल काम आएगा, और दो शाखाओं के बीच का गैप बढ़ाना है तो इंटरकैलरी काम आएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ की लंबाई बढ़ेगी किसकी वजह से, शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेट की वजह से, एपिकल मेरिस्टेमेट की वजह से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के बाहरी आवरण में पाया जाने वाला उत्तक है। तो यहाँ पे क्या पूछा कि कोकोनट, नारियल के बारे में। नारियल देखा है सबने, घरों में लेके आते हैं, क्या होता है बाहर जो है वो ऐसे बिल्कुल धागे जैसी संरचना वाला एक कठोर सा आवरण होता है, कवच होता है ना, उसको हटाते हैं, उसको तोड़ते हैं, जिसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा वो टफ और मजबूत चीज होती है। फिर अपने क्या करते हैं, अंदर वाली बोल को देखते हैं, वो बोल भी क्या है हमारी बहुत ही ज्यादा टफ होती है। उसको तोड़ने के बाद में क्या मिलता है अपने को, खाने वाला भाग मिलता है, जिसमें से पानी निकलता है ना, उसी को तो निकालना है। तो देखो पादप के अंदर अभी मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा वो तो जीवित ऊतक है। तो मुख्यतः ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य भाग। और इस पैरेन्काइमा में चलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण भी कहाँ होता है पादप में, पैरेन्काइमा के अंदर। ये पॉइंट याद रखने वाले बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि इस पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया क्या, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, पादप को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन देता है। क्या देता है इसमें, लचीलापन देता है। नीम की दातून करते होंगे ना सारे, नीम की दातून करते हुए देखा होगा। नीम की दातून के अंदर क्या करते हैं, अपने टहनी को तोड़ा है ना, ग्रीन कलर की होती है, उसमें से अपने क्या करें, वो ग्रीन कलर वाली कवरिंग को उतार दें। वो ग्रीन कलर की कवरिंग किसकी थी, पैरेन्काइमा की थी। लेकिन ग्रीन कलर की कवरिंग को उतारने के बाद में जो व्हाइट से कलर का पोर्शन बाहर निकलता है, वो किसका बना है, कोलेनकाइमा का बना है। और आप उसको तोड़कर देखना, कभी भी वो जल्दी से टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लचीलापन ज्यादा होता है। फिर एक बच गया अपने पास में, कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सबसे मजबूत उत्तक होता है, सबसे ज्यादा क्या है, ये मजबूत है। यानी पादप के अंदर जो मजबूती, स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप, पादप की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो किसकी वजह से है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। लचीलापन किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से। कोमल क्यों है, सॉफ्ट क्यों है, पैरेन्काइमा की वजह से। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि नारियल का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण कैसा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और मजबूती कौन से उत्तक की वजह से है, स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू, यानी हमारे स्क्लेरेन्काइमा की वजह से, जिसका नाम ही क्या है, दृढ़ उत्तक। तो इसको अपने आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख लो कि पैरेन्काइमा क्या करता है, नारियल का खाने वाला भाग बनाता है। तो नारियल का खाने वाला भाग किसका बना है, पैरेन्काइमा का। नारियल का खाने वाला भाग कौन बनाता है, पैरेन्काइमा। लेकिन उसका आवरण कौन बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा। आगे क्वेश्चन, फ्लोएम का हिस्सा है। अभी जाइलम के बताए थे मैंने 4 हिस्से, अब बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की। देखो फ्लोएम के अंदर भी जाइलम की तरह क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। दूसरा होता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये दो तो क्या हो गए, दोनों में कॉमन। अभी जाइलम के अंदर भी यही चीज बताई थी, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम में भी क्या है, दोनों चीजें बिल्कुल वैसी ही है। इसको भी क्या बोल देते हैं, फाइबर यानी तंतु बोल देते हैं। तीसरा क्या होता है यहाँ पर, शीव ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं। तीसरा क्या पाया जाता है, शीव ट्यूब, जिनको बोलते हैं अपने चालनी नलिका। चौथा इसके अंदर क्या होता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल मतलब सहायक कोशिकाएं। एक इसमें क्या मौजूद रहती है, सहायक कोशिका। ये 4 भाग होते हैं किसके, फ्लोएम के। जाइलम में क्या क्या थे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और फिर वेसल्स और ट्रैकिड्स। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, शीव ट्यूब यानी चालनी नलिका, कंपेनियन सेल यानी कि सहायक कोशिका। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसने क्या बोला कि फ्लोएम का हिस्सा है, मतलब जो फ्लोएम का पार्ट है।
चाली नलिका, हाँ जी है। सहायक कोशिका, ये भी है। फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर, ये भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, कि दिए गए सभी भाग किसके हैं? फ्लोएम के हैं। आगे देखो, पादपों में संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब होता है वेस्क्यूलर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर का मतलब होता है संवहन करना, यानी एक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। और इस वेस्क्यूलर टिश्यू, पादप में वेस्क्यूलर बंडल यानी संवहन उत्तक के दो भाग हैं। एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। देखो, इसी के साथ में मैं आपको इनके काम भी बता रही हूँ कि किन पदार्थों का वहन करता है। जाइलम करता है किसका? जल का परिवहन। याद रखना कि पादप के अंदर जल परिवहन में कौन काम आता है? जाइलम। और पादप में भोज्य पदार्थों के परिवहन में, भोज्य पदार्थों मतलब फूड के परिवहन के अंदर, फूड के ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन काम आता है? हमारा फ्लोएम काम आता है। ये दो क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू है, यानी संवहन उत्तक है। तो देखो, पहला ऑप्शन फ्लोएम व जाइलम, फ्लोएम व पैरेन्काइमा, जाइलम व विभ्यजोतक, जाइलम व रक्षात्मक। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोएम व जाइलम। फ्लोएम करता है जल का जाइलम करता है जल का परिवहन और फ्लोएम करता है भोज्य पदार्थों का परिवहन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जंतु उत्तक है। अब अपने आगे किसके ऊपर? जंतु यानी एनिमल टिश्यू के ऊपर। देखो, इसके लिए मैं आपको चार्ट बनवाऊं एनिमल टिश्यू का, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो एनिमल टिश्यू के अंदर अपने को देखो कितने टाइप के एनिमल टिश्यू मिलते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला होता है हमारा एपिथेलियल, एपिथेलियल यानी कि इसको बोला जाता है उपकला। इसको क्या बोलेंगे अपने? उपकला। दूसरा होता है कनेक्टिव। दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव यानी कनेक्शन मतलब जोड़ना, तो ये क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। दूसरा उत्तक कौन सा है हमारा? संयोजी उत्तक। तीसरा हमारे पास में आता है एपिथेलियल कनेक्टिव मस्क्यूलर। ये आज इरेजर बड़ा चल रहा है मेरा। क्या आएगा? मस्क्यूलर। मस्क्यूलर का मतलब पेशी उत्तक। तीसरा टाइप पेशी उत्तक। चौथा होता है नर्वस, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तीसरा कौन सा हुआ? चौथा कौन सा हुआ? तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। ये डिवीजन है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। देखो, जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा सकते हैं, अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं वातावरण के अनुसार। जैसे बाहर बारिश हुई, आप अंदर आ गए। बाहर तापमान बहुत ज्यादा है, आपने फैन ऑन कर लिए, एसी ऑन कर लिए। बाहर ठंड हुई, रजाई में आके बैठ गए। लेकिन पादप तो बेचारे ऐसा नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर जो उत्तकों का विभाजन था वो बहुत ज्यादा था। यहाँ पे देखो 4 ही प्रकार के हैं, है ना? तो इसलिए क्या होता है, जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बीच में डिफरेंस पाया जाता है। ये 4 उत्तक आपको याद रखने हैं। किसके केस में? एनिमल टिश्यू के केस में, यानी जंतु उत्तक के बारे में। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इन सब का बॉडी के अंदर क्या होता है? अलग अलग टाइप का काम होता है, जो अपने क्वेश्चन के साथ में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो, तो अपने को पहले तो यही छांटना है कि निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक है, यानी एनिमल टिश्यू है। संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, फिर विभ्यजोतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पेशी उत्तक मतलब मस्कुलर टिश्यू। तो बताओ कौन कौन से उत्तक यहाँ पे एनिमल टिश्यू के हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले हैं? तो हमारा संयोजी उत्तक भी होगा और पेशी उत्तक भी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 3 दोनों ही क्या है? जंतु उत्तक के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखो, मानव शरीर के त्वचा में पाए जाने वाला उत्तक। त्वचा मतलब हमारी स्किन। स्किन में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? हमारा उपकला उत्तक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू है।
एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये जो एपिथेलियल है और ये कहाँ कहाँ होता है, पहली चीज तो ये क्या करता है बेटा, आवरण बनाता है, जहां पर भी मौजूद होगा वहां पर क्या करेगा, आवरण बनाएगा, यानी कवरिंग बनाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ, एक तो सबसे पहला आवरण क्या है हमारा, स्किन है। ठीक है, और ये क्या करता है, आंतरिक अंगों, हमारे शरीर के जो भी आंतरिक अंग है उनके भी बाह्य व आंतरिक क्या करता है, आवरण का निर्माण करता है। इनके भी बाह्य व आंतरिक अंगों का निर्माण करेगा, आंतरिक आवरण बनाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये हमारा क्या है, किडनी है, तो किडनी के बाहर ये वाला आवरण हो गया बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ ये वाला, दोनों ही किसके बनेंगे, हमारे एपिथेलियल यानी उपकला उत्तक के। तो स्किन भी किसकी बनती है, उपकला उत्तक की। आगे देखो क्या बोला, निम्न में से कौन सा उत्तक चलन, चलन मतलब लोकोमोशन, गति में सहायक है। कब चलेंगे अपने, जब हमारी हाथों और पैरों की मांसपेशियां क्या करेंगी, संकुचन करेंगी। तो चलन में सहायक उत्तक कौन सा होता है, हमारा पेशी उत्तक, जिसको बोला जाता है मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। देखो मस्क्यूलर टिश्यू किसका बनता है, मस्क्यूलर टिश्यू बनता है किसका, मसल्स का, यानी मांसपेशियों का। किसका बनता है, मांसपेशियों का। इन मसल्स की खासियत यानी मांसपेशियों की खासियत क्या होती है कि ये क्या कर सकती है बेटा, संकुचन कर सकती है, संकुचन व अनुशीतलन कर सकती हैं। इतने ये क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित हो जाएंगी, रिलैक्स यानी अनुशीतलित हो जाएंगी। और इसी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की वजह से क्या होता है, हमारे हाथ पैर जो है वो हिल सकते हैं। अपने हाथ की मूवमेंट करवाओ, पैर की मूवमेंट करवाओ, यानी चल रहे हो, उठ बैठ रहे हो, चीजों को पकड़ रहे हो, क्या हुआ यहाँ पर, मांसपेशियों ने क्या किया, संकुचन किया। तो जब भी चलन पूछ लिया जाए या बोल दिया जाए कि आपके हाथों की मूवमेंट, हाथों की गतिविधियां हो रही हैं, किसकी वजह से, मांसपेशियों की वजह से। और ये जो मांसपेशियां हैं इनकी खासियत है कि ये क्या हो सकती हैं, संकुचित हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक संवेदनाओं, संवेदनाओं का मतलब होता है सेंस, कि कौन सा उत्तक संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो देखो हमारे शरीर के अंदर एक होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस मतलब हमारा तंत्रिका उत्तक। ये जो तंत्रिका उत्तक है इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को बोला जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब अकेला, तंत्रिका बोल देते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है, नर्व सेल इसको बोला जाता है। ये जो नर्व सेल है ये इतनी ज्यादा हमारे लिए स्पेशल है कि जब कभी भी आपको कोई संवेदना ग्रहण करनी है, संवेदना का मतलब सेंस, अब सेंस क्या हो सकता है, आपको कोई टच करे तो आपको सेंसेशन आएगा, महसूस होगा। और जैसे आप किसी को देख रहे हो, देखना भी क्या है, हमारा एक सेंस है। चीजों को सुनना, सुनना भी क्या है, सेंस है। किसी का टेस्ट लेना, स्वाद जो है वो भी किसकी वजह से आता है, सेंस की वजह से आता है। तो ये सारे जो सेंस हैं, ये जो संवेदनाएं हैं, ये कौन ग्रहण करता है, हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका उत्तक। देखो इस तंत्रिका तंत्र की खासियत होती है कि ये उत्तेजनाशील होता है, उत्तेजनाशील मतलब एक्साइटेबल होता है। जैसे ही संवेदना मिली, संवेदना को क्या कर देता है, तुरंत आगे भेज देता है। हमारे शरीर के हर एक अंग के अंदर यानी जंतु शरीर के हर एक अंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले को जैसे ही सेंस मिला, अपने फिंगर के ऊपर टच किया, फिंगर से टच जो है वो डायरेक्ट क्या होगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, किसके पास में जाएगा, ब्रेन के पास में जाएगा, यानी हमारे मस्तिष्क के पास में जाएगा। मस्तिष्क क्या करेगा, उन सूचनाओं को महसूस करेगा या उन सूचनाओं को पहचानेगा जो हमें क्या हुई है, अनुभव हुई है। जैसे आपको किसी ने टच किया तो ये टच वाला यानी स्किन के ऊपर टच हुआ है, संवेदना आई है, इसको कौन पहचानेगा, हमारा ब्रेन। तो अपने इसको क्या बोलते हैं, उत्तेजनाशील होता है, एक्साइटमेंट। जैसे ही कोई स्टिमुलस
यानी उद्दीपक आया। उद्दीपक क्या होता है? वो बाहरी कारक जिसके लिए हमारा शरीर क्या करता है? कोई गतिविधि प्रदर्शित करता है। जैसे ही उद्दीपक आया, ये क्या करेगा? अपने से आगे वाले न्यूरॉन्स को क्या कर देगा? मैसेज भेज देगा कि भाई कुछ तो हुआ है। तो इसको बोला जाता है उत्तेजनाशील। और इसी नर्वस टिश्यू की वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक तो देखो ये हुआ कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करवाना था तो करवा लिया। कई बार ये नहीं होता कि जैसे गर्म चीज के ऊपर हाथ पड़ा, गर्म चीज के ऊपर हाथ पड़ते एकदम से हाथ पीछे आया, कि जैसे ही गर्म चीज के ऊपर हाथ पड़ा, स्किन के अंदर जो न्यूरॉन था उसने क्या किया? एक्साइटेड हुआ, उसने क्या किया? संवेदना को ग्रहण किया, आगे ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने क्या किया? जो हमारी मांसपेशियां थी उनको क्या करवा दिया? कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, संकुचन करवा दिया, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां क्या हुई? संकुचित हुई और हमारा हाथ क्या हुआ? पीछे की तरफ खिंच गया। तो हमारी ये जो मांसपेशियों की गतिविधि है उसमें कहीं ना कहीं रोल किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला ऊतक कौन सा है हमारा? तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के एनिमल टिश्यू है, उनमें मैंने आपको एक बताया था कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। ये जो संयोजी ऊतक है ये क्या होता है बेटा? आगे विभाजित होता है। आगे क्या हो जाता है? ये विभाजित हो जाता है। इसके अंदर आता है एक तरल संयोजी ऊतक। इसका विभाजन भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन वो करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें क्या होगा? इन सब टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल के साथ में बताया जाएगा। तो इस वीडियो का जो है वो सेकंड पार्ट भी अपने रखने वाले हैं, सेकंड सेशन भी आएगा। इस तरल संयोजी ऊतक के अंदर हमारे शरीर क्या क्या आते हैं? तरल आते हैं। शरीर का क्या आता है? तरल। अब शरीर के अंदर तरल क्या है बताओ? लिक्विड क्या है? 2 टाइप के लिक्विड हमारे पास में होते हैं। एक होता है हमारा रक्त, रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या करता है? एक जगह से निकलता है, दूसरे अंग में जाता है, दूसरे से फिर नए में, फिर नए में। तो क्या कर रहा है? 2 अंगों को जोड़ रहा है। और कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होता है? यही होता है। तो हमारा रक्त भी क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरा हमारे पास में होता है लसिका, जिसको बोला जाता है लिम्फ। लसिका यानी लिम्फ। तो ये 2 हमारे क्या है? तरल संयोजी ऊतक के अंदर आते हैं। देखो ऑप्शन ने क्या बोला? लसिका, उपास्थि, रक्त और अस्थि। उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होती है। अस्थि का मतलब होता है बोन। तो देखो इसने क्या बोला कि लसिका है, उपास्थि है, रक्त है या फिर अस्थि है। तो क्या है? लसिका भी होती है और रक्त भी। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, कि 1 व 3 दोनों क्या है? हमारे तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि दोनों क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ है, जो क्या करते हैं? पदार्थों के परिवहन के अंदर काम आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, रक्त में पाए जाने वाली कौन सी कोशिका भक्षाणु प्रकृति की नहीं है? इसके लिए अपने क्या करते हैं? ब्लड के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्लड मतलब रक्त के बारे में। देखो रक्त क्या है? एक द्रव पदार्थ है ना? लेकिन इस द्रव के अंदर क्या होता है? 2 भाग होते हैं। एक तो वो जो क्या है? लिक्विड यानी द्रव वाला भाग है। दूसरा वो जो क्या है? इसका ठोस भाग है। द्रव के अंदर तो इसका जो मतलब रक्त का द्रव है उसमें क्या, उसको नाम दिया जाता है क्या? प्लाज्मा। रक्त के द्रव भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और इसके ठोस भाग के अंदर क्या आती हैं? कोशिकाएं आती हैं। क्या आती हैं बच्चा? कोशिकाएं यानी सेल्स आती हैं। अब ये रक्त की जो कोशिकाएं हैं ये कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों में। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है अपने पास में प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब यही लिख देती हूँ, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका,
श्वेत रक्त कणिका कह लो या कोशिका कह लो। और प्लेटलेट्स क्या है, हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आने वाले कारक। अब क्वेश्चन किसका है कि भक्षाणु प्रकृति की नहीं है, रक्त में पाए जाने वाली। देखो हमारी जो WBC होती है, यानी कि हमारी कौन सी, श्वेत रक्त कणिका, ये आगे क्या होती है, 5 भागों में बंटी हुई होती है। RBC का कोई विभाजन नहीं पाया जाता है, RBC एक ही प्रकार की कोशिका होती है, लेकिन WBC क्या है, 5 प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। अब ये 5 कौन कौन सी होती है, देखो एक होता है न्यूट्रोफिल, एक क्या है, न्यूट्रोफिल। दूसरा होता है बेसोफिल, दूसरा क्या है, बेसोफिल। तीसरा होता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। चौथा है मोनोसाइट, मोनोसाइट। और पांचवा है हमारा लिम्फोसाइट, पांचवा क्या है, लिम्फोसाइट। इसको हिंदी के अंदर भी यही बोलते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनके अंदर से आपको ये याद रखना है कि जो न्यूट्रोफिल है और हमारी इयोसिनोफिल है और क्या है, हमारी मोनोसाइट है, ये क्या होती है बेटा, हमारी भक्षाणु प्रकृति की होती है। अब ये भक्षाणु क्या होता है, भक्षाणु का मतलब है फैगोसाइटोसिस, यानी कि भक्षाणु का मतलब भक्षण करना, किसी चीज को सीधा ही खा जाना। जिंदा अगर आप किसी चीज को खा रहे हो तो आप उसका क्या कर रहे हो, भक्षण कर रहे हो। हमारी जो WBC है वो काम आती है शरीर की रक्षा करने के लिए। बाहर से जो भी कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी WBC क्या करती है, उसके लिए काम करती है और उस रोगाणु को क्या करती है, खत्म करती है। अब WBC के काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें से कुछ WBC ऐसी है जो खाती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा पदार्थ डाल देगी जिससे क्या होगा, वो पदार्थ या वो रोगाणु मर जाएगा। लेकिन कुछ WBC ऐसी है जो सीधा क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। रोगाणु आया, रोगाणु को सीधा खा जाएंगी, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, भक्षाणु प्रकृति, यानी फैगोसाइटोसिस। तो इनमें से कौन कौन सी कोशिकाएं प्रदर्शित करती है, याद रखने के लिए, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और मोनोसाइट। कौन कौन सी नहीं करती, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। ये जो है ये भक्षाणु प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती। तो ऑप्शन देखो मोनोसाइट, इसको करना बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। तो इनमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बेसोफिल। बेसोफिल जो है वो भक्षण का काम नहीं करती, रोगाणु को खाने का काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, वसा का संचय होता है, वसा मतलब फैट, कि फैट का स्टोरेज हमारे शरीर में कहाँ होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार के बारे में, जिसमें एक मैंने आपको बताया था तरल संयोजी ऊतक, जो कितने टाइप का था, 2 टाइप का, रक्त और लसिका। उसी कनेक्टिव टिश्यू में आता है एक, इसी कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट आता है एडिपोस टिश्यू, यानी वसा ऊतक। देखो नाम से ही स्पष्ट है, वसा का संचय करने वाला टिश्यू कौन सा है, वसा ऊतक है, यानी एडिपोस टिश्यू है, जिसका मेन काम ही क्या होता है, वसा का संचय करना। मेन काम क्या है इसका, वसा का संचय करना। तो ये क्या करता है बेटा, वसा का संचय करता है। तो क्या हो जाएगा, वसा ऊतक इसका सही आंसर होगा। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने इसको क्या किया था, डिस्कस किया था कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, रक्त है और लसिका है। वसा ऊतक क्या करता है, वसा ऊतक करता है वसा के संचय का काम। अगला और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जलीय पादपों में उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग करना। फ्लोटिंग मतलब ऊपर तैरना। आपने देखा होगा कि कुछ जलीय पादप ऐसे होते हैं जो पानी में डूबते ही नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं।
कॉमन एग्जाम्पल जो काई अपने देखते हैं, है ना, जो एल्गी देखते हैं ग्रीन से कलर की, हमेशा पानी की सतह के ऊपर क्या करती है, तैरती रहती है। इसके लिए क्या होता है, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू यानी उत्तक पाया जाता है। ये टिश्यू कौन सा है, जो उनको तैरने में सहायक होता है यानी उत्प्लावकता प्रदान करता है। देखो मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, कौन सा उत्तक, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में अगर बेटा क्या है, क्लोरोफिल है, याद रखना, अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, तो उसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। इसका नाम आप चेंज करके क्या कर दोगे, वो वाला पैरेन्काइमा जिसमें क्या है क्लोरोफिल, उसको बोलेंगे अपने क्लोरेन्काइमा। और वो वाला पैरेन्काइमा जिसमें क्या है बेटा एयर कैविटी, एयर कैविटी मतलब एयर यानी वायु के भरने के लिए रिक्त स्थान, उसको अपने क्या बोलते हैं, वायु उत्तक यानी एरेन्काइमा। इसको क्या बोला जाता है, एरेन्काइमा यानी वायु उत्तक। इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में ऐसे खाली जगह होती है जहां पर क्या भर सकती है, एयर भर सकती है। और एयर अगर भरेगी तो एयर का वेट कम होता है, तो हमारे उत्तक का वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उत्तक जो है वो क्या होगा, सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, वायु उत्तक, जिसका दूसरा नाम क्या है, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा है क्या, पैरेन्काइमा का ही प्रकार है। अगर उसमें क्लोरोफिल मौजूद है यानी वो ग्रीन कलर का है, तो उसको नाम दे देते हैं अपने क्लोरेन्काइमा। और अगर उसमें वायु के भर जाने के लिए रिक्त स्थान मौजूद है, तो उसको बोलेंगे एरेन्काइमा यानी वायु उत्तक। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, उत्तक यानी हमारे टिश्यू वाले चैप्टर से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के बारे में अपने आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें मैं इसी उत्तक यानी टिश्यू वाले चैप्टर्स के कुछ और एमसीक्यू आपके पास में लाऊंगी, और बहुत सारे अपने क्या करेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड इवनिंग।